गैसों का अणुगति सिद्धांत हम देख रहे हैं। इसके अंदर हम 2 पार्ट देख चुके हैं। आज लास्ट पार्ट में 1-2 टॉपिक रह गए हैं, वो देख लेते हैं। फिर इसके ऊपर बेस्ड सभी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स सभी हम देखेंगे। ओके, आपने इससे पहले पढ़ रखा है, वैसे सभी को पता होगा कि आदर्श गैस समीकरण सभी ने पढ़ रखी है। क्या होती है? पीवी बराबर एन आर टी। पीवी बराबर एन आर टी। ये समीकरण कहाँ से आती है? तो इसके लिए हमने चार्ल्स नियम, बॉयल नियम, चार्ल्स नियम, गैलुसेक नियम, एवोगैड्रो नियम सभी पढ़ा है ना। तो उसी समीकरण के लिए बात किसके लिए थी? वो आदर्श गैस के लिए। लेकिन एक्चुअल में आपको पता है कि आदर्श गैस जैसी संभव नहीं है ना। संभव कौन है? वास्तविक गैसें। सभी गैसें कैसी हैं? वास्तविक गैसें हैं। तो वास्तविक गैसों के लिए हम कौन सा समीकरण यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम बात करते हैं। तो आदर्श समीकरण में हम 2 संशोधन करेंगे वास्तविक गैस के समीकरण के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं हम वास्तविक गैसों के लिए समीकरण को वान डेर वाल द्वारा दिया गया, इसलिए इसे हम वास्तविक गैस समीकरण को वान डेर वाल गैस समीकरण भी कहते हैं, है ना। तो आपको इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कैसे भी डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है, तो आपको दोनों ध्यान होना चाहिए। वास्तविक गैस का समीकरण ही वान डेर वाल समीकरण है। इसके अंदर 2 संशोधन किए। किस किस में संशोधन किया? एक तो किया आयतन में, है ना। तो गैस का आयतन, गैस के आयतन का एक निश्चित भाग उसके अणु घेर लेते हैं। यानी कि आदर्श गैस में कहा था कि नगण्य होता है, लेकिन एक्चुअल में जो वास्तविक गैस की हम बात करते हैं तब गैस का आयतन नगण्य नहीं होता है। उसके अणु कुछ स्थान, कुछ आयतन, कुछ जगह घेरते हैं, है ना। तो इसलिए जो भी स्थान घेरते हैं उसको हमने बी मान लिया। तो जो आयतन टोटल वी लेते हैं उसमें से आपको बी घटाना होगा, है ना। अतः गैस के अणुओं की मुक्त गति के लिए उपलब्ध आयतन गैस के आयतन से कुछ कम होता है। इसलिए प्रभावी जो आयतन लेंगे हम, उसमें टोटल में v में से माइनस बी करेंगे। तो एक तो संशोधन किया हमने आयतन में। दूसरा संशोधन होता है दाब में। दाब में क्या होगा? अंतराण्विक बल के कारण गैस के अणु पात्र की दीवारों पर उतना दाब आरोपित नहीं कर पाते जितना अंतराण्विक बलों की अनुपस्थिति में कर सकते हैं। अतः गैस का प्रक्षित दाब P अंतराण्विक बलों की उपस्थिति में लगने वाले दाब से कम होगा। अतः प्रभावी दाब जो होगा उसमें हम A/V² जोड़ेंगे। ए और बी क्या है यहाँ पे? तो हम आगे बात कर रहे हैं अभी। यहाँ पे देखो समीकरण क्या बन जाएगा आपका। जो एक्चुअल समीकरण था वो था PV बराबर nRT, है ना। अगर 1 मोल के लिए बात करते हैं तो आप केवल PV बराबर RT भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो P की जगह आपको रखना है P प्लस A/V² और V की जगह आपको लिखना है V माइनस बी बराबर आर टी का आर टी। ओके, अब एन के लिए बात हो तो एन रखो, म्यू के लिए बात हो तो म्यू रखो, है ना। तो जब जैसे म्यू मोल है तो म्यू मोल के लिए हम बात करें तो यहाँ पे आपको पी प्लस A/V² में ऊपर म्यू स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे वी माइनस म्यू बी बराबर म्यू आर टी। तो दोनों इक्वेशन आप ध्यान रखें, 1 मोल के लिए या फिर एन मोल के लिए, चाहे म्यू मोल के लिए, चाहे कोई भी याद रखें। लेकिन 2 समीकरण मेन है, हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा इनका यूज़ कैसे करना है, क्या करना है। तो आप केवल अभी ध्यान रखें और कहीं नोट कर रहे हो तो नोट रखें कि ये इक्वेशन आपके काम आने वाली है। ओके, यहाँ पे ए और बी को हम क्या कहते हैं? वान डेर वाल नियतांक कहते हैं। इसी में अब 1-2 रिलेशन और 1-2 फॉर्मूले और हैं जो हम काम में लेने वाले हैं। तो आप देख लेवें ताकि आपको जब हम यूज़ में लें उनको तब ऐसा ना हो कि यार ये अचानक से कहाँ से आ गए। ओके, तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो 1 मोल गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो मान लेते हैं कि हम किसी पात्र में कोई टेम्परेचर T लिया है जिस पर 1 मोल गैस ली गई है। अब यदि उसका अणु भार कैपिटल M है तथा वर्ग माध्य वेग c² बार है, तो अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा निम्न होगी। तो 1 मोल गैस के लिए ऊर्जा E बराबर क्या लिया है? 1/2 mc² बार, जिसे आप वो गतिज ऊर्जा का जो नॉर्मल फार्मूला लगाते हो ½ mv², बस वैसे ही यहाँ लगाया है ना। यहाँ पे m की जगह अणु भार कैपिटल M है और v की जगह वर्ग माध्य वेग लिया है। बाकी फार्मूला वैसे ही लग रहा है। ओके, अब mc² बार की जगह आप क्या लिख सकते हो? 3RT। कहाँ से? तो ये हमने पहले पढ़ रखा था, बता देता हूँ मैं। इसके पहले वाले पार्ट में अपन ने बात की थी इसकी अणुगति सिद्धांत से ताप की व्याख्या वाले की। तो ये फॉर्मूला हमारा निकला था
तो ये फार्मूला भी आप ध्यान रखें, ये फार्मूले का ही ये रिलेशन हमने इसमें यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने mc² बार की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 3RT। तो हमने जब यहाँ पे लिख दिया 3RT और दोनों पक्षों में क्या कर दिया, 1/2 का गुणा, तो क्या हो गया देखो, mc² बार बराबर 3RT था। तो दोनों में 1/2 का गुणा इसलिए कर दिया क्योंकि हमको हाफ mc² का ही वैल्यू चाहिए। तो वो आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा, 3/2 RT के बराबर आ जाएगा। तो सीधा सीधा आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो, 3/2 RT, यानी कि हमारी ई की जो वैल्यू है 1 मोल गैस के लिए वो कितनी आ गई, 3/2 RT। तो मैं तो आरती उतारूँ रे किसकी, हाँ यहाँ पे हम किसकी आरती उतार रहे हैं, 1 मोल गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की। ओके, तो वो क्या होगा, 3/2 RT। तो ये फॉर्मूला भी हम काम में लेंगे, तो आप ध्यान रखें। यहाँ पे सीधा सीधा जो ई है वो किसके समानुपाती है, टेम्परेचर के, है ना। यानी कि कहने का मतलब सीधी सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। क्योंकि पीछे आपके मतलब आग लगाई है किसी ने तो आप तेज़ भागोगे, है ना। जितनी ज़्यादा ज़ोर से आग लगेगी उतना ज़्यादा तेज़ भागने वाले हो, है ना। तो वैसे ही जितनी ज़्यादा ताप अधिक होगा, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है नीचे कि अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा परम ताप T के समानुपाती होती है। कहने का मतलब यदि आप ताप बढ़ाओगे तो उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, इधर उधर तेज गति से भागने लगेंगे। क्लियर। ग्राहम का विसरण नियम। तो ग्राहम के अनुसार किसी गैस के लिए विसरण की दर उसके डी यानी कि घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि इस नियम से स्पष्ट है कि हल्की गैस का घनत्व कम होने से उसका विसरण अधिक होगा। तो सीधी सी बात है, जो हल्का फुल्का है वो जल्दी ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा, और जो जितना घनत्व में ज़्यादा है तो वो उतना ही धीरे धीरे स्लोली फैलेगा, है ना। यानी कि गैसें अलग अलग होती हैं, सभी का अपना अलग अलग गुण होता है ना। कोई भारी गैस होती है, कोई हल्की होती है, किसी का घनत्व ज़्यादा किसी का कम। तो जिसका घनत्व जितना ज़्यादा होगा उतना स्लोली फैलेगी, और जिसका घनत्व जितना कम होगा यानी कि जितनी हल्की होगी गैस, उसका विसरण उतना ही शीघ्रता से होगा, अधिक होगा। ओके, तो ये कहता है आपका ग्राहम का विसरण का नियम, रिलेशन आता है ये, तो आप ध्यान रखें। आगे बढ़ें, लास्ट टॉपिक बचा है एक, अणुओं का माध्य मुक्त पथ। अणुओं का माध्य मुक्त पथ क्या होता है, गैस के अणु निरंतर गति करते रहते हैं, पता है आपको, है ना। ब्राउनियन मोशन भी देखा है कि कुछ नहीं करते हैं, मतलब आपने देखा होगा एक जिसके वो होते हैं ना पुराने घर, केलू पोश वाले घर जो होते हैं, कच्चे मकान, वहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से देखने को मिलती है कि जैसे अंदर रूम में अंधेरा है और वहाँ केलू पोश में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, वहाँ से धूप आ रही होती है बढ़िया, है ना। तो उन धूप में से आपको छोटे छोटे कण आ रहे हो ऐसा लगता है, ऐसा। तो छोटे छोटे कण जो हैं वो आपके आसपास हैं, है ना, अभी भी हैं, पर वो आपको दिखते कब हैं, जब ऐसे एकदम अंधेरे से रूम में एक रोशनी आ रही हो बाहर से, है ना। तो बाहर से धूप की रोशनी अंधेरे रूम में आती होती है, तब हमको वो कण दिखते हैं और वो इधर उधर भागते रहते हैं, है ना। तो उस प्रकार का जो मोशन है वो जो आपको दिखेगा, कभी ध्यान दिया हो तो वो बस इधर उधर शांति से नहीं बैठते हैं, उनकी मोशन चलता ही रहता है ना। तो वैसे ही उसी प्रकार गैस के अणु भी क्या होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं, शांति से नहीं बैठते हैं। इस दौरान वे अन्य अणुओं से टकराते हैं। किन्हीं दो टक्कर के बीच अणु द्वारा तय की गई सीधी दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। तो ये इसकी मेन परिभाषा है, याद रखें। किन्हीं दो टक्करों के बीच में अणु द्वारा तय की गई सीधी दूरी क्या कहलाती है, मुक्त पथ कहलाती है ना। माध्य मुक्त पथ कहो, चाहे मुक्त पथ कहो या मुक्ति पथ कहो, कुछ भी कह सकते हैं। तो माध्य मुक्त पथ को हम किससे दर्शाते हैं, लैम्बडा, है ना। ये नीम वाला लैम्बडा नहीं है, ये लैम्बडा इसको सिंबल को बोलते हैं। तो लैम्बडा बराबर तय की गई दूरी बटा टक्करों की संख्या। तो तय की गई दूरी बटा टक्करों की संख्या। तो माना किसी बेलनाकार आकृति में यदि n अणु उपस्थित हैं तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो फॉर्मूला सभी को ध्यान होगा बेलन के आयतन का, πr²h। तो यहाँ पे r की जगह d ले लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ले लो। एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, स्मॉल n। तो बेलन में टोटल अणुओं की संख्या कितनी हो गई, तो क्या हो जाएगी, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या स्मॉल n, तो टोटल में कितनी हो जाएगी, आयतन का गुणा करा दो, यानी कि स्मॉल n में आयतन क्या है हमने πd²l। तो इसका गुणा करा दोगे तो टोटल नंबर ऑफ
अणुओं की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गई और हमने क्या किया, माध्य मुक्त पथ का सूत्र है हमारा, ये रहा, वापिस बोल देता हूँ, माध्य मुक्त पथ का सूत्र ये तय की गई दूरी बटा तय की गई कुल दूरी बटा टक्करों की संख्या। तो माध्य मुक्त पथ लैम्बडा बराबर, अब जितने अणु होंगे सभी से टकराएगी, है ना, तो लैम्बडा बराबर एल अपॉन एन, और एन की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी, स्मॉल एन इंटू पाई डी स्क्वायर एल। ओके, तो एल अपॉन एन पाई डी स्क्वायर अपॉन एल। तो यहाँ पे एल से तो एल कट गया आपकी, तो बचा क्या, 1/n पाई डी स्क्वायर। यानी कि आपका जो माध्य मुक्त पथ है वो किस किस पर निर्भर करेगा, एक तो वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/n के, और एक वो व्युत्क्रमानुपाती होगा डी के वर्ग के, है ना। तो ये दो रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं, कहीं भी भाषा में भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, और माध्य मुक्त पथ का फॉर्मूला डायरेक्ट भी आपको पूछ सकते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन लिखे न्यूमेरिकल से आपको निकालना भी होगा। तो वो सभी हम प्रैक्टिस करेंगे, पर ये बेसिक एक रिवीजन था शॉर्ट में, ताकि आपको सारे फॉर्मूले वापस दिमाग में आ जाएं, ताकि हम क्वेश्चन करें तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, बस इसके आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, हो सके तो सारे फॉर्मूले वगैरह एक जगह एक व्यवस्थित लिखने का प्रयास करो, ताकि आपको रिवीजन में भी सुविधा हो, और कभी कहीं फंस जाओ या कहीं कहीं कन्फ्यूज़न हो जाए तो आपको एक जगह पे सब आइटम आपको एक जगह ही मिल जाए, है ना। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो।